फिर उसके बाद में हम लोगों ने आकलन किया, आज का दिन में 8.72 लाख जो प्रॉपर्टी है इतना बढ़ गया, उसका तो हम हिसाब भी नहीं लगा सकता है। और मुझे हिसाब भी लगा के आंकड़े पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का अपना अपना एक फॉर्मूला होता है। लेकिन एक कॉमन सेंस है कि अगर सचर कमेटी 4.9 लाख प्रॉपर्टी को अनुमान लगाया 12,000 करोड़ इनकम होना चाहिए, तो आज उसको आप आज के समय मार्केट रेट में हिसाब लगा करके आप अनुमान लगा सकते हैं। सचर कमेटी ने यह भी कहा, सेंट्रल वर्क काउंसिल में और स्टेट वर्क बोर्ड में और ब्रॉड बेस करके इंक्लूसिव होना चाहिए। ये बंद कमरे में कुछ लोग बैठा है ऐसा लग रहा है, इसको खोलना चाहिए, ब्रॉड बेस करना चाहिए। साथ साथ में सेक्रेटरी जो सेंट्रल वर्क काउंसिल और स्टेट बोर्ड है उसका स्तर सीनियर लेवल होना चाहिए। उस समय अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का था, उसको कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी का रैंक ऑफिसर को नियुक्त करना चाहिए। और साथ में सर बच्चों और महिलाएं के लिए, महिलाएं और बच्चों के लिए स्पेसिफिक कदम उठाना चाहिए, इस सचर कमेटी ने उस समय रिकमेंडेशन किया। और उसके बाद एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ, जिसका अध्यक्षता के रहमान खान ने किया। और के रहमान खान जी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री भी रहा है, वरिष्ठ सदस्य थे। उन्होंने फिर पूरे ऑल पार्टी का सदस्य का एक जेपीसी हेड किया, उसमें कई मुद्दे उन्होंने रखे हैं और रेकमेंड किए हैं। मैं मेन वाला को यहां पॉइंट आउट करना चाहता हूं। एक तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वक्फ बोर्ड का वो काफी नहीं है, और मैन पावर और फंड बहुत ही मीगर है, कम है, छोटा है, वो काफी नहीं है। दूसरा कहा कि ऐसा लगता है कि सारा जो झंझट है वो मुतावली पे केंद्रित है। मुतावली को कैसे अपॉइंट करना चाहिए, कैसे हटाना चाहिए, सारा विषय वही केंद्रित है। इसको भी पॉइंट आउट किया है। फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और सर्वे के बारे में वर्क प्रॉपर्टी और लीगल जो सेटअप होना चाहिए वर्क को लेकर के, इसके बारे में भी कंप्यूटराइजेशन ऑफ वर्क बोर्ड, सेंट्रल डेटा बैंक होना चाहिए, इसका भी उस समय के जेपीसी ने कहा। म्यूटेशंस, रेवेन्यू रिकॉर्ड और टू एडॉप्ट साउंड एंड एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल एंड बजटरी प्रैक्टिसेस, इसका भी सुझाव दिया। और फिर लीज करने का जो वर्क प्रॉपर्टी को किस तरीके से लीज होना चाहिए, इसका भी सुझाव दिया है। जितना ये 3 कमेटी रिपोर्ट्स सचर कमेटी को मिलाते हुए जो जो मुख्य रिपोर्ट रिकमेंडेशन किया है, सर मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, वो सारा रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स को हम लेकर के आज ये बिल लेकर के, अमेंडमेंट बिल लेकर के इस सदन में आया है। इसलिए ये तीनों कमेटी, ये कांग्रेस सरकार में जो दूसरे और तीसरे कमेटी तो यूपीए सरकार थे, लेकिन शुरू वाला तो प्योर कांग्रेस गवर्नमेंट था। तो मैं मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी को और उसके जो सहयोगी दल है, मैं अपील करना चाहता हूं कि आज जो बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये 2025 का वक्फ संशोधन बिल लेके आया है, तो आपका ही सोच विचार को आप जो पूरा नहीं कर पाया, उसको पूरा करने का हिम्मत नरेंद्र मोदी जी सरकार ने लेके आया है, तो आप जरूर समर्थन करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, कई लोगों का हमने स्टेटमेंट सुना है, टेलीविजन में भी और कल दूसरे सदन में भी। ये कोई नया कदम तो हम नहीं उठा रहे हैं, इतिहास सबका मालूम है। संक्षेप में 1894 में जो प्रिवी काउंसिल ने वक्फ अल औलाद, जो बच्चों के लिए वक्फ क्रिएट करते हैं, उसको इनवैलिडेट करने के लिए एक ऑर्डर पास किया था, जो बाद में जाके बड़ा विषय बना। मुसलमानों का बड़ा दल गया, अपील किया ब्रिटिश हुकूमत के साथ, तब जाकर के
1913 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट को पहले बार औपचारिक तौर पर कानून के रूप में इस देश में शुरू हुआ। फिर 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट पास किया गया, जो केंद्रित किया है अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के। फिर मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 पास हुआ, जो है रीइंफोर्सिंग द लीगल वैलिडिटी ऑफ फैमिली औकाफ। इस तरीके से शुरुआत हुआ। फिर हमारा देश आजाद हुई। उसके बाद 1954 में वक्फ एक्ट पारित हुआ, जिसमें स्टेट वक्फ बोर्ड्स का गठन का प्रावधान वहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद में 1959, 1964, 1969 और 1984 में वक्फ एक्ट 1954 को फिर से संशोधित करके यहां से पास हुआ, और 1995 में सबसे ब्रॉड बेस बिल फाइनली जो आया, जिसको आज हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसमें ट्राइब्यूनल गठन का प्रावधान रखा गया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो आज के दिन में मैं उसका अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं, उसका गठन हुआ। फिर जो वक्फ जिसका इनकम 5 लाख से ज्यादा है, उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए, यह प्रावधान शुरू हुआ है। अध्यक्ष महोदय जी, ये जब चल रहा था, समस्या तो है, सबको मालूम है, और कमेटी का रिपोर्ट का भी मैंने जिक्र किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हमको ये एक मेजर अमेंडमेंट आज लेके आना पड़ा। 2013 में यूपीए सरकार था और चुनाव सर पे था, चुनाव आने वाला था। उसमें यूपीए सरकार ने कदम उठाया कि कुछ बदलाव लाना चाहिए। उस समय सर यूपीए सरकार ने जो चेंजेस लाया है, उसको मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बताना चाहता हूं। उस समय भी जेपीसी गठन हुआ, आज भी जेपीसी बनी है। फर्क क्या है सर? उस समय का सेलेक्ट कमेटी में 13 मेंबर थे और इस बार के जेपीसी में 31 मेंबर्स। उस समय का सेलेक्ट कमेटी का टोटल सीटिंग हुआ 22 बार, इस बार का जेपीसी का टोटल सीटिंग हुआ है 36। उस समय टोटल डेलीगेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर जो सेलेक्ट कमेटी के सामने में पेशकश हुआ 18 और इस बार 284। उस समय 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा हुई, इस बार 25 स्टेट बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट, 5 माइनॉरिटी कमीशन और कई विधायक एमपी, तो उसका हिसाब ही नहीं है। टोटल मेमोरेंडम रिसीव किया उस समय 32 और इस बार का तो मैंने पहले बता दिया 97,27,772 प्लस अनौपचारिक रूप से हमारा मंत्रालय में भी लाखों की संख्या में हमने रिसीव किया है। उस समय का सेलेक्ट कमेटी कहां विजिट किया? ले, जम्मू, श्रीनगर। उस समय ये तीनों एक ही स्टेट था। ले अभी यूनियन टेरिटरी हो गया, जम्मू, श्रीनगर। और इस बार कहां विजिट किया, मैंने आपका नाम पहले ही बता दिया, किस किस शहरों में इस कमेटी ने विजिट किया है। अध्यक्ष महोदय जी, जब हम लोग महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड संदर्भ को भी रखते हुए मैं बात को रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, यहां कहा गया है कि हम जो कदम उठा रहे हैं मुसलमानों को नुकसान होगा। कई लोगों ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है और मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। अलग अलग तरीके से लोगों ने अपना बात को रखा है। ठीक है, बात रखने का अधिकार है, लेकिन मैं बहुत ही साफ तरीके से ये सारे जो आरोप लगाए हैं उसको मैं खारिज करना चाहता हूं। सर, सबसे पहले ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होता है, इसका मैनेजमेंट
इसका क्रिएशन और इसका बेनिफिशियरी ये नॉन मुस्लिम के अलावा कोई और हो, किसी के पास हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम के पास ही रहेगा। कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो वाकिफ होता है वो एक मुसलमान ही होता है, और जो औकाफ बन जाता है वो प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाता है, उसको मैनेजमेंट कौन करता है? मुतावाली, वो भी मुसलमान ही होना पड़ता है। और किसके लिए वक्फ क्रिएट करता है? 3 पर्पस के लिए, धार्मिक रिलीजियस पर्पस, अच्छा काम के लिए, पायस भगवान के नाम में, अल्लाह के नाम में, और चैरिटेबल भला के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए। तो वो मुस्लिम ही होगा। तो यहां यह सवाल ही नहीं उठता है कि नॉन मुस्लिम मुस्लिम धार्मिक भावना और धार्मिक व्यवस्था या वे किसी भी तरीके से मुस्लिम प्रॉपर्टी में, मैनेजमेंट में नॉन मुस्लिम हस्तक्षेप कर रहा है, यह सवाल ही नहीं उठता है। तो इसीलिए मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं, ताकि हमारा जब डिबेट का जब सिलसिला शुरू होगा तो सुझाव हमको चाहिए कि वक्फ मैनेजमेंट में, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में वक्फ बोर्ड को और ताकत बनाने में क्या क्या और काम करना चाहिए, ये सुझाव हमारे माननीय सदस्यों से मिल सके। जो इंसान, जो मुसलमान अपना प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के माध्यम से अगर चलाना चाहता है वो चला सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। वक्फ एक्ट के अंदर में ये पूरा छूट दिया गया है। अगर आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलाना चाहते हैं आपको पूरा इसके लिए इजाजत है। तो चैरिटी कमिश्नर जितना ट्रस्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, निगरानी करते हैं, व्यवस्था को चेक करता है, उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं है। इसलिए ये बात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो बाद में हमारा चर्चा का स्तर भी वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने सर जो प्रावधान किया है बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, ये 3 बड़ा पैमाना है। जवाबदेही तो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। तो ये 3 जो व्यवस्था है ये हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है इस पे केंद्रित होता है। आर्टिकल 25, 26, 30 का हवाला देकर के कई बार लोगों ने हमारा खिलाफ, इस बिल का खिलाफ, इस प्रस्तावना के खिलाफ में लोगों ने कहना शुरू किया है। तो मैं आज जरूर इसका जवाब देना चाहता हूं कि हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है। अब सबसे जो छोटा आप जो क्रिएट करता है फितरा, सबसे छोटा सर, वो हर मुसलमान, गरीब से गरीब मुसलमान भी क्रिएट करता है। ज़कात आप क्रिएट करते हैं, आप देते हैं, दान देते हैं, उसमें कोई किसी को अधिकार ही नहीं है पूछने का कि हिसाब किताब कैसे किया है। ये आपका अंदर का बात है, आपका फेथ है, इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल मत बोलिएगा अपना बात रखते समय कि सरकार या कोई गैर मुसलमान के जो कामकाज में उसका तौर तरीके में हस्तक्षेप कर रहा है, ये मत बोलिएगा। वैसे तो कोर्ट केसेस बहुत है, मैंने दूसरे सदन में भी कोर्ट करके बताया, यहां मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूं ताकि कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया है वो भी क्लियर हो जाए। सैयद फजल पुकाया तंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केरला हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर पास किया उसमें कहा गया है, हाई कोर्ट, द वक्फ बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, प्योर एंड सिंपल, इट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। वक्फ प्रॉपर्टी है, इसलिए कोर्ट का जजमेंट बहुत साफ साफ हमारे सामने में दिखाई देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, हाफिज मोहम्मद जफर अहमद वर्सेस यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ। क्या कहा गया है उसमें? हाई कोर्ट, a mutawali's right is purely a right of management of the property and is not a proprietary right. The duties of a mutawali are purely of a secular character.
His duties are not of a religious character. इसलिए मुतावालिस को ऊपर में निगरानी रखने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। तिलकायत श्री गोविंदलाजी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें कहा गया है, मैं कोट करता हूं, राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल इज प्योरली ए सेकुलर मैटर एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट के बारे में इतना क्लियर कोर्ट ने कहा है, कई केसेस है, मैं बहुत कम आपके सामने में साइट कर रहा हूं। अब मैं 2013 के बारे में आपको बताया, अब उसको थोड़ा सा अंदर घुस के आपको बताऊंगा और आपको भी सुन करके लगेगा कि आज कितना जरूरी था आज जो संशोधन बिल लेकर के हम यहां आया है। 2013 में ये जो कमेटी वगैरह जो बनाया, 5 मार्च 2014 में कमेटी 13 में गठन हुआ और पारित हुआ दोनों सदनों में। फिर 2014 5 मार्च को, यानी कि 25 दिन पहले इलेक्शन एकदम नोटिफाई होकर के कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला है, तब हानन फानन में उस समय की यूपीए सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली के अंदर में सबसे प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्राइम प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है। ये प्रॉपर्टी किस मिनिस्ट्री में आता था? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का अंदर में आता है। तो आप सोच के देखिए, 1970 से केस चल रहा था और पेंडिंग है, कोर्ट को निर्णय करने दीजिए, वो पेंडिंग है। और ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स वगैरह आप नाम सुनेंगे, लिस्ट बाद में मैं दे दूंगा। ऐसा प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्रॉपर्टी को सीधा सीधा एक झटके में आपने हैंडओवर कर दिया। उसके बाद 2013 अमेंडमेंट में आपने क्या कहा? कोई भी आदमी वक्फ क्रिएट कर सकता है। वक्फ क्रिएट करना, जो मैंने बताया, चैरिटेबल रिलीजियस पायस पर्पस के लिए एक मुसलमान अल्लाह के नाम में क्रिएट करता है। अब उसको बदल करके यूपीए सरकार ने यह कह दिया कि कोई भी आदमी वक्फ क्रिएट कर सकता है। तो हमने इसको चेंज करके पुराना 1995 का प्रावधान के साथ मिला करके साथ साथ हमने ये कहा, नाउ इन द प्रोपोज्ड अमेंडमेंट ओनली पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर मोर देन 5 years कैन डेडिकेट वक्फ। ये हमने क्लियर कर दिया है ताकि इसमें कोई डाउट का कोई गुंजाइश ना हो कि वक्फ क्रिएट कौन कर सकता है। उस समय वक्फ बोर्ड में एक मुसलमान का अंदर में भी कई सेक्ट है, सुन्नी है, शिया है, आगा खानी से, दाऊदी बोरा से, पसमंदा है, बहुत लोग हैं। लेकिन यूपीए सरकार ने कह दिया, हाँ ये डिस्प्यूट करते हैं कई लोग, ये तो दरगाह वाले भी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग मुसलमान ही नहीं है। इस तरह का क्लेम पे मत जाइए। क्लेम, यहां इस्लाम का स्कॉलर भी बहुत होगा, जानकारी लोग भी बहुत है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। मैं क्लेम के बारे में बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है या ये इस ग्रुप में है, उस ग्रुप में है। मैं यहां डेफिनेशन देने नहीं जा रहा हूं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने जो नया प्रावधान लेके आया उसमें हर वक्फ बोर्ड में मुसलमानों में जो रिकॉग्नाइज्ड सेक्ट है सब मिलकर के वक्फ बनेगा। उसमें सुन्नी भी होगा, शिया भी होगा और जितने बाकी जो पिछड़े वर्ग है वो भी वक्फ बोर्ड में मेंबर होगा, ताकि सबका इंटरेस्ट का ख्याल रखा जा सकता है। इसमें तो किसी का आपत्ति होने का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। हम इतना इंक्लूसिव बना रहे हैं। उसके बाद सर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो हमने प्रावधान रखा है, ताकि आप भी अच्छा लगे कि हमने कितना आपका पुराने रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए प्रावधान रखा है। आउट ऑफ 22 मेंबर्स इन द सेंट्रल वक्फ काउंसिल, not more than 4 will be non-Muslims, including ex-officio members. In that case, the Minister of Minority Affairs. There will be 3 members of Parliament. अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी का धर्म हो सकता है,
ये नहीं कहना कि ये इस जाति का एमपी है इसलिए ये मेंबर नहीं हो सकता है। 3 members of parliament, 10 members from Muslim community, 2 former judges from the Supreme Court or High Court, 1 advocate of national eminence, 4 persons of national eminence from various fields, an additional secretary or joint secretary to the government of India dealing with वक्फ matter। जो मिनिस्ट्री में कंसर्न ऑफिसर है वही हो सकता है। और आउट ऑफ 10 मुस्लिम्स 2 members मिनिमम शेल बी वुमेन, 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। स्टेट वक्फ बोर्ड्स में आउट ऑफ 11 members नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। कल किसी ने कहा कि नॉन मुस्लिम मेजोरिटी हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता है। नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स इंक्लूडिंग सर, ये अतिरिक्त नहीं है, इंक्लूडिंग एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, 1 chairperson, 1 member of parliament, 1 MLA, 4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member from bar council, the joint secretary to the state government dealing with the वक्फ मैटर, जो संबंधित संयुक्त सचिव है। आउट ऑफ 4 मुस्लिम मेंबर्स 2 शेल बी वुमेन, ये हमने सुनिश्चित किया है। और दूसरा चेंज किया है, कितना जरूरी था। सेक्शन 108A में क्या आपने प्रावधान किया था? ये लिखा गया कि वक्फ का जो प्रावधान है, वक्फ एक्ट का जो प्रावधान है, बाकी देश में जितना कानून बनाया है उसको ऊपर में ये ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ऐसा प्रावधान रखा। हमने इसको रेशनलाइज किया है। नाउ इन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट दिस प्रोविजन इज बीन ओमिटेड। दिस फैसिलिटेट्स द लीगल हार्मोनाइजेशन ऑफ द वक्फ एक्ट विद ऑल अदर प्रॉपर्टी लॉज। इस देश में बहुत सारा प्रॉपर्टी लॉज है, ताकि सब में एक समन्वय हो जाए। हार्मोनाइजेशन होना जरूरी है सर। एक कानून दूसरा कानून का सर लड़ाई के लिए नहीं बनाता है, हार्मोनाइज करना बहुत जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने में तो आप भी अच्छा लगेगा, इसमें कोई विरोध होने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आता है। सर, जो आज हम बिल लेके आया है, एक आप इसको कह सकते हैं नए सवेरा, एक अच्छा सोच के साथ जब हम आए हैं, तो हम बिल का नाम को भी, नाम से तो आपत्ति नहीं होना चाहिए, नाम को हमने अच्छा नाम लेकर के आया है। अब ये नया बिल का नाम होगा, इस एक्ट का नाम हो जाएगा उम्मीद। उम्मीद नाम। अब उम्मीद से तो आपका कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद रखने का पीछे कारण है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। अब सर इसमें यूनिफाइड हम कहां से शुरू किया? पूरा जो व्यवस्था है उसको हमने यूनिफाई किया है। कलेक्टर का रोल से लेकर के सर्वे, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, इंक्रोचमेंट और जितना भी जो मैटर है उसको अब पारदर्शिता के साथ जब हमने यूनिफाइड एफर्ट डाला है to overcome the issues which were pending for such a long time, तो इसको हमने यूनिफाइड एफर्ट के साथ में आया है। और एम्पावरमेंट का जब बात होते हैं तो डाइवर्स सोशल ग्रुप जिसको मैंने जिक्र किया है, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे वो आगा खानीस हो, पसमानदा मुस्लिम हो, बैकवर्ड मुस्लिम्स का कोई भी डेफिनेशन में आप देख लीजिए, वुमेन हो और बाकी कोई भी हो, हम चाहते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग का बॉडी में जगह मिलना चाहिए, इसलिए सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का भरपूर इसमें प्रावधान किया गया है। अब सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा जो हमारा मंत्रालय में होगा, जो सारा स्टेट बोर्ड के साथ में लिंक होगा, लाइव होगा। वक्फ प्रॉपर्टी का कंटिन्यूसली रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, कंप्लायंस, पूरा मैनुअल अगर गड़बड़ होता है उसका भी ट्रैकिंग करने के लिए ब्यूरोक्रेटिक डिले हो रहा है, किसके टेबल में डिले हो रहा है उसका भी जांच करने के लिए पूरा व्यवस्था करके हमने एफिशिएंसी को टारगेट दिया है।
और आखिर में डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया कितना करोड़ हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसलिए जो डेवलपमेंट ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। मैंने कल भी इस बात को बताया है कि दुनिया का सबसे ज्यादा वर्क प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, और कई लोगों ने कहा कि डिफेंस, रेलवेज के बाद तीसरा डेटा बैंक देखा जाएगा तो वर्क प्रॉपर्टी, जो लैंड प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड के पास है। मैं उसको थोड़ा संशोधित करके बताना चाहता हूं, ये तीसरा नहीं है। दुनिया का सबसे ज्यादा लैंड प्रॉपर्टी नंबर 1 वक्फ बोर्ड के पास है हिंदुस्तान में, ये थर्ड नहीं है, क्योंकि डिफेंस और रेलवे को आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इसको गिनती नहीं कर सकता है, ये देश का प्रॉपर्टी है। इसलिए जब इतना प्रॉपर्टी हमारा देश में है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन आपत्ति तब होता है जब दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मुसलमानों के नाम में वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, और करोड़ों जो हमारे बहनाई हैं, गरीब मुसलमान हैं, उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है इतना प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी किस काम का? करोड़ों का प्रॉपर्टी कोई, मैं तो देखा हूं, मैं ये मंत्रालय संभालने का बाद भी और पहले भी कई वक्फ प्रॉपर्टी है या संस्थाएं हैं बाहर में, बहुत गरीब अवस्था में भीख मांगने वाला भी मैंने देखा है। क्यों काम नहीं आ रहा है? अगर सही तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी को हम डेवलप करेंगे तो मैं कह सकता हूं अगले 3-4 साल के अंदर में करोड़ों गरीब मुसलमानों का जिंदगी आबाद हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप योगदान करेंगे, सब मिलकर के हम काम करेंगे, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? इसी मंशा के साथ हम यहां आज इस सदन में आए हैं। हमारा टारगेट जो है बहुत ही क्लियर है। 2013 में दूसरा प्रावधान जो चेंज किया था, उसको हम लोगों ने क्या बदलाव किया है वो आप भी हमारा समर्थन करेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी जो है, ये तो आप जानते ही है, इसको कोई भी प्रॉपर्टी हो उसका एक टाइटल होने के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए, कोई प्रूफ तो चाहिए। अगर वक्फ बाय यूजर के नाम में अगर हम वर्बली कह देंगे कि इतने साल पहले, 500 साल पहले हमारा बाप दादा या फलाना फलाना ने ऐसा किया था, ये जमीन, ये हमारा वक्फ जमीन है, तो ठीक आप क्लेम कीजिए, मगर कुछ तो दिखाना पड़ेगा सर, कुछ डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा। तो वक्फ बाय यूजर, ये जो हमने ऐसे आप आर्बिट्ररी नहीं कर सकता है। साथ साथ सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अगर क्लेम करता है तो सीधा सीधा वक्फ बोर्ड डिक्लेयर किया जाता था, उसको हमने हटा दिया है। ये बहुत जरूरी था। अदरवाइज इसके बाद अगर आप 2013 में कितना वक्फ प्रॉपर्टी था, आज 2025 में कितना वक्फ प्रॉपर्टी का संख्या में जंप हो गया, तब आप पता चलेगा कि ये सेक्शन का कितना इसका दुरुपयोग किया गया है। लेकिन साथ साथ में हम लोग ने संरक्षण भी दिया है कि वक्फ बाय यूजर में जो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो सेटल्ड केस है, हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। हां, अगर कोई डिस्प्यूटेड है, कोर्ट में पेंडिंग है, बातचीत चल रहा है, डिस्प्यूटेड है, तो जाहिर सी बात है सर कि कोर्ट का अधिकार को तो हम यहां खत्म नहीं कर सकता है। तो इसलिए unless the property is disputed, all those land, those property, work property which are registered, which has a proper documentation, they will remain so, और इसका अधिकार राज्य सरकारों का है। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो भारत सरकार, केंद्र सरकार तो कुछ कर नहीं सकता है, वो राज्य सरकार को ही अथॉरिटी दिया है। अब महिलाओं का अधिकार को लेकर के, बच्चों का अधिकार को लेकर के सब कहते हैं। मैंने कहा कि वक्फ औलाद का इतिहास बहुत पुराना है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का आप अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन भी करते आए हैं। तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो विडोज है, जो डिवोर्स वुमेन है, ऑर्फन है, जो यतीम बच्चे हैं, उनके लिए संरक्षण तो होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, तो हमने ये प्रावधान किया है कि जो प्रॉपर्टी मेरा है
अगर मैं एक मुसलमान हूं, मैं वक्फ क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन मैं उसी प्रॉपर्टी को ही वक्फ कर सकता हूं जो मेरा अधिकार है। साथ साथ उस प्रॉपर्टी में जो महिला का अधिकार है उसको मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूं। महिला का अधिकार को सुरक्षित रख करके ही मैं अपना मर्जी से मेरा जो अधिकार है उसको हम वक्फ क्रिएट कर सकता है, ताकि कोई महिला ऐसा ना हो कि परिवार में इतना प्रॉपर्टी है लेकिन उसको कोई उसका अधिकार ही ना हो। तो ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इस 21वीं सदी में इतना प्रोग्रेसिव थिंकिंग तो सब कोई होगा। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आपका ऐसा सोच नहीं है, हम लोग सब एक समानता सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2 मेजर अमेंडमेंट हम जो लेके आया है उसमें भी मैं मानता हूं आप समर्थन करेंगे। एनी मॉन्यूमेंट्स, कई मॉन्यूमेंट्स हमारे देश में प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 declared as work properties under this act or under any previous act shall be void। कोई हमारा आर्कोलॉजिकल साइट जो हमारा राष्ट्र का प्रॉपर्टी है इसको आप छेड़खानी नहीं कर सकता है। दूसरा, हमारा देश में करोड़ों आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हम लोग सब मानते हैं कि इंडिजिनियस जो शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं उसका संरक्षण होना चाहिए। तो हमने यहां ये प्रावधान लेके आया है, आप शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जगह में जहां हमारा स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया है वहां किसी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर सकता है। ये सेक्शन 4 क्लॉज 4 सेक्शन 3E में हमने प्रावधान रखा है। मैं मानता हूं कि हमारा देश में जितने आदिवासी भाई बहन हैं उनके लिए आदरणीय मोदी जी का तरफ से और हम सब का तरफ से ये बड़ा सौगात होगा। सर, ट्राइब्यूनल में हमने कुछ बदलाव किया है। हमारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का भी सुझाव आया था। अब जो ट्राइब्यूनल बनेगा उसका फिक्स टेन्योर होगा और उसको एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कई हमने स्टेप्स उठाया है। आज का दिन में टोटल जो केसेस पेंडिंग है, लिटिगेंट्स टोटल कितना केसेस है? 14,470 केसेस, नहीं सॉरी सर, 31,999 केसेस है, जिसमें मुस्लिम लिटिगेंट्स है 14,470 केसेस। तो 31,999 केसेस जो पेंडिंग है। तो हम ये समझते हैं कि ट्राइब्यूनल को मजबूत कराना बहुत जरूरी है। हमने 2 मेंबर प्रपोज किया था, जेपीसी में कहा गया कि 3 मेंबर होना चाहिए, उसको हमने एग्री करके 3 मेंबर बनाया और 1 मेंबर हैविंग नॉलेज ऑफ इस्लामिक लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल। और दूसरा सर, द कंपोजिशन ऑफ वर्क ट्राइब्यूनल हैज बीन एक्सपांडेड to both serving and retired officials, each serving for a fixed tenure of 5 years। tenure को 5 years fix किया है, from the date of appointment or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier। section 84 clause 4 में हमने ये बहुत क्लियर से प्रावधान रखा है। एक इंपॉर्टेंट हमने प्रावधान रखा है, राइट टू अपील। इसमें कई लोगों ने डिस्प्यूट भी किया है, मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहले क्या कर दिया था आप लोगों ने मतलब प्रीवियस यूपीए सरकार ने, राइट टू अपील, अगर ट्राइब्यूनल से आपको निजात नहीं मिल रहा है, ट्राइब्यूनल में आपका सुनवाई नहीं हो पाया, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ओनली रिव्यू पिटीशन में आप जा सकते हैं, जो बहुत ही सीमित दरवाजा खुला होता है। रिव्यू पिटीशन आप तो सर, आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है, उसमें आम आदमी कहां रिव्यू पिटीशन जा करके ये सब चक्कर खात के घूमते रहेंगे। इसलिए हम ये मानते हैं कि राइट टू अपील मस्ट बी द सब्सटेंटिव राइट
इसलिए हमने ये दरवाजा खोल दिया है। अगर ट्राइब्यूनल में आपको आपका हक नहीं मिला तो आप अपील कर सकते हैं। सिविल रिट आपका अपील करके किसी भी जगह में आपको जाने के लिए क्यों रोका जाना चाहिए। इसलिए हम ये मानते हैं कि जब हम ये अपील प्रोविजन रखा है तो ट्राइब्यूनल भी जल्दी जल्दी काम करेगा, कोर्ट भी जल्दी जल्दी काम करेगा, लोगों को भी जल्दी जल्दी न्याय मिलेगा। कहीं किसी का हमने दरवाजा बंद नहीं किया है। एनुअल कंट्रीब्यूशन जो आप देते हैं मुतावलिस, आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत सोच समझ करके फैसला किया है, इससे कोई समस्या खड़ा नहीं होगा। वक्फ इंस्टीट्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है बोर्ड को देना होता है, पहले 7% होता था, हमने उसको घटा करके 5% कर दिया ताकि ज्यादा पैसा आप गरीबों के लिए इस्तेमाल कर सके, बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सके। आप कहेगा बोर्ड को इतना पैसा देंगे, इसलिए हमने घटा करके वेलफेयर पर्पस में ज्यादा खर्चा करें, इसलिए इसको हमने सीलिंग कर दिया है। वेरी नोबल सर, लिमिटेशन एक्ट, आप तो जानते हैं लिमिटेशन एक्ट अगर लागू नहीं होगा तो फिर कहां तक जाएगा, कोई सीमा तय कैसे होगा। इसलिए हमने जब ये कानून पारित होगा, सरकार का अगर लैंड है तो उसका लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से 30 इयर्स का प्रावधान रखा है। अगर प्राइवेट लैंड है तो 12 साल का हमने प्रावधान रखा है। मैं मानता हूं कि ये बहुत ही रीजनेबल हमने लॉ ऑफ लिमिटेशन को यहां अप्लाई किया है, और जिस दिन से ये एक्ट पारित होगा, एनफोर्स होगा, उसी दिन से ये हिसाब उसका गिनती शुरू किया जाएगा। सर, जो सेक्शन 40 का मिसयूज होने का कारण से जो एक ऐसा माहौल पैदा हो गया था, मेरे घर में कम से कम कितना डेलीगेशन पिटीशन आ चुके हैं। सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड ने ऐसा ही क्लेम कर दिया। अभी जो न्यूज में भी आपने पढ़ा होगा, केरला में 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का, जो वो लोग सब खेती करने वाले लोग हैं, फार्मर्स लोग हैं, किसान हैं, उनका जमीन जो केरला में मुनम्बम केस के नाम से अभी सब लोग ने पढ़ चुका होगा, उसको वहां वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया और वो कहीं भी नहीं जा पाया। वो ठोकरे खाते रहे, घूमते रहे, जिसको लेकर के पूरा वहां के जो कैथोलिक बिशप्स काउंसिल है और दिल्ली में भी और अलग अलग कई हमारा क्रिश्चियन संगठनों ने हमको मेमोरेंडम दिया है, प्रेस रिलीज भी दिया है और अपील भी किया है। सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अपील किया है। मैं नाम लेकर के सिर्फ केरला एमपीज को मैं दबाव नहीं डालना चाहता हूं मानसिक रूप से, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा केरला का एमपीज को। ये तो सबके लिए अपील किया है कि जो बड़े हमारे चर्च के जितने भी बड़े बड़े बॉडीज हैं, उन्होंने अपील किया है कि अपना विवेक का इस्तेमाल करें और सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस वक्त अमेंडमेंट बिल को समर्थन करना चाहिए। तो कम से कम चर्च का अपील को तो आप लोग मानिएगा। सर, कई केसेस है, उसको तो मैंने कई बार दोहरा चुका है, इसलिए सारा केसेस, तमिलनाडु का केस हो या कर्नाटका में जो केस हो या हरियाणा वाला गुरुद्वारा वाला को वक्फ क्लेम करना, कई केसेस है, मैं उसको साइट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन सर, ये बात तो मैं जरूर कहूंगा क्योंकि हम लोग इस महान सदन में बैठे हैं। 2013 में 123 प्रॉपर्टी को तो उस समय सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया था। उसके बाद कई लोगों ने कहना शुरू किया और स्टेटमेंट मीडिया में भी है कि ये पूरा पार्लियामेंट बिल्डिंग भी वह प्रॉपर्टी है। अब सोचिए सर, अगर वो सरकार कंटिन्यू रहता, नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते तो कितना खतरा मंडरा रहा था हमारे सर के ऊपर में, आप सोचिए। तो हम तो देश के लिए सोच समझ करके आज ये बिल लेके आए हैं, तो ये हमारे लिए कोई इसमें एक लाल पैसा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ये बिल करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए और गलत काम ना हो, गलत तरीके से दूसरा का जमीन को हड़प ना ले, इसको प्रतिबंध लगाने के लिए, रोकने के लिए अच्छा सोच के साथ हम ये बिल लेके आए हैं।
अन्य सभापति जी, मैं कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये ओपनिंग है। हमारे यहाँ जितना विद्वान माननीय सदस्य हैं, उनके बातों को मैं सुनने के लिए बहुत इच्छुक हूं। तो सुनने के लिए मैं तैयार हूं। हमारे वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण भी यहां बैठे हैं, हम लोग सब सुनेंगे। तो जेपीसी में जो सदस्य हैं और जो सदस्य नहीं हैं, सबका सुझाव हम सुनते हुए आखिरी में, जैसे हमने टाइम यहां दिया है चर्चा के लिए, मैं उसका बारीकी से जवाब देने का कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ ही इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप ऐसा बात मत बोलिए जिससे हंगामा खड़ा हो जाएगा। ऐसा बात बोलिए जो सुन करके हमारा कानों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। हम बैठ करके सुनने के लिए तैयार है और चर्चा का स्तर ऊंचा होगा। मैं इसी उम्मीद के साथ आप सबको इस महत्वपूर्ण जो उम्मीद का जो हमारा बिल लेकर के आया है, उसको समर्थन करने के लिए मैं अपील करता हूं। Motion moved. The motions for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and the Mussalman Waqf Repeal Bill 2025 are now open for discussion. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Syed Nasir Hussain, 20 minutes. चेयरमैन सर, मैं आभारी हूं, आपने मुझे महत्वपूर्ण बिल पे बात करने का मौका दिया और मेरी पार्टी और आप मिलकर मुझे जेपीसी का सदस्य भी बनाया था। कल लोकसभा में जितनी भी बहस हो रही थी, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने काफी बातें वहां पे रखी, आज भी यहां पे रखी। कल हमारे देश के गृह मंत्री भी वहां पे काफी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये बिल 2025 का नहीं आता अगर 1995 का एक्ट और 2013 के अमेंडमेंट्स नहीं आते। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को ये बताना चाहता हूं, जब 1995 में ये बिल आई थी और 2013 में जब ये अमेंडमेंट्स आए थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ये ड्रैकोनियन लॉस लाई थी, कांग्रेस पार्टी ने एक कम्युनिटी को अपीज करने के लिए लाई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन से परे है। ये जो आज बड़ी बड़ी बात ये कर रहे हैं और इसका बेसिस बनाया आज के बिल का, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1995 में आप क्यों इस बिल का समर्थन किए थे? 1995 में अडवाणी साहब यहां पे थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, सुषमा स्वराज जी थे, अरुण जेटली जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, सारे के सारे कंसेंसस के साथ 1995 का वक्फ बिल पास किया था। 2013 में जब ये अमेंडमेंट्स आए थे, जब भी कंसेंसस से पास किया गया था। 1995 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंडारू दत्तात्रेय जी ने अपनी बात रखी थी और राज्यसभा में सिकंदर बख्श जी ने अपनी बात रखी थी। अपनी बात रखने के टाइम पे दोनों भी इस बिल का पूरा समर्थन किया था। उसके बाद में लोकसभा में भी, उसके बाद में इनके 2009 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम रहमान खान कमेटी रिपोर्ट को एग्जामिन करके हम उसको इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। उसी रहमान खान कमेटी के रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे, और आज ये जो बार बार कह रहे हैं सच्चर कमेटी रिपोर्ट, जिस कमेटी के रिपोर्ट को इन टोटो इन्होंने खारिज किया था, उनके खिलाफ क्या क्या इन्होंने नहीं कहा था, उस कमेटी के रिपोर्ट के खिलाफ इन्होंने क्या क्या नहीं किया था। हम लोगों ने रहमान खान कमेटी रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जब 2013 में अमेंडमेंट्स लाए थे, उस टाइम पे इनके तरफ से लोकसभा में शाहनवाज हुसैन जी, राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी जी अपनी बात रखते हुए उन 2013 के अमेंडमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ये ड्रैकोनियन लॉ था, अगर ये किसी एक कम्युनिटी को अपीज करने का मामला था,
अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के परे थे तो आपने क्यों सपोर्ट किया था? क्यों कंसेंसस के साथ आपने ये बिल पास करने दिया था? आप 2013 के बाद सर 2014 में ये लोग सरकार में आ गए। 2014 से 2024 तक इनको समझ में नहीं आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। इनको ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिटी को अपील करने के लिए लाया गया है। 2024 में फिर ये बिल इनको 2024 में इनको याद आ गया, वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपील कर रहे हैं। 2024 में याद आया। क्यों 2024 में याद आया? 10 साल क्यों आपको याद नहीं आया? 2024 में इसलिए याद आया क्योंकि 400 का नारा इनको दिए थे, 240 में निपट गए थे। इनको बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इनको अब समझ में नहीं आ रहा कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इनको यह समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुद्दा ये उछालें, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेके आया, इस एक्ट को लेके आके कम्युनल पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं, आप पोलराइज करना चाह रहे हैं। पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है पोलराइजेशन देश में होता है तो किसका फायदा होता है करके। कौन पोलराइज करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन किसी एक कम्युनिटी को विलन बना के उसके खिलाफ में एक नैरेटिव बिल्डअप करने का काम करता है। और ये पूरी बिल मैं दावे के साथ कह सकता हूं और पूरे में तत्व के साथ, लॉजिक के साथ यहां पे अपनी बात रखूंगा, ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है। एक नैरेटिव बिल्डअप करने की पिछले 4 महीने से 6 महीने से कोशिश की गई है। इसमें सिर्फ ये नहीं, पूरा गोदी मीडिया लग गया इनके सपोर्ट में। इनका जो फेक फैक्ट्री है, बीजेपी की जो आईटी सेल है, पूरी लग गई ये कह रही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में। मैं इनके सारे जितने ये मैं भी जो बात किया मैं आपके सामने यहाँ टेबल पे रखता हूं सर। आप कह रहे हैं, आप रिजिजू कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, गरीब को मदद करेंगे, हम वक्फ बोर्ड को ताकत देंगे, हम वक्फ बोर्ड को शक्ति देंगे। भैया आप 10 साल पावर में थे, क्या किए? आज वेबसाइट निकाल के देखेंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो बात कर रहे हैं सिर्फ किरण रिजिजू का नाम नजर आएगा। काउंसिल नहीं है उसके अंदर, काउंसिल नहीं है उसके अंदर। और जो बजट अलॉकेट होता था वक्फ काउंसिल के लिए वो भी नहीं दिया गया। वहां का जो स्टाफ था उनको सैलरीज नहीं दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के जो रूल्ड स्टेट्स है, कई जगह 10 साल, कई जगह 15 साल, कई जगह 20 साल से है, वहां पे स्टेट वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए गए। आप अपने शासित राज्यों में वक्फ बोर्ड का नाम नहीं लेते, वहां के वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। आज आप कह रहे हैं गरीब मुसलमान को मदद करेंगे, आप कह रहे हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। कितना आप जो असत्यवादी देश के सामने रखेंगे और पार्लियामेंट में रखेंगे। आप हमेशा मिसलीड करने का काम किए हैं। हर एक चीज जो ये बोल रहे हैं इसमें ये सत्य से दूर है और देश को गुमराह करने के लिए, मिसलीड करने के लिए ये बातें यहां पे कर रहे हैं। सर, किरण रिजिजू जेपीसी की बात की, कल जगदम्बिका पाल साहब जेपीसी की बात की, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जेपीसी की बात की। जेपीसी गठित हुई, आप लोगों ने मुझे भी सदस्य बनाया था, मौका दिया था वहां पे काम करने का। पहले जब शुरू हुआ, स्टेक होल्डर्स आने लगे, एक्सपर्ट्स आने लगे, एकेडमिशियंस आने लगे, तो उसमें 97-98% लोग आके बिल के खिलाफ बात रखे। उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने रीजंस दिया। जब इनको पता चल गया कि बिल के फेवर में कोई आ नहीं रहा है, पूरा बिल के खिलाफ लोग आके डिपोज कर रहे हैं, आप इनको पूछिए कि 1 लाख जो है आंकड़ा दे रहे हैं, कितने लोग उसमें बिल के फेवर में, कितने बिल के खिलाफ है। आज वो सदन के पटल पर रख दें तो देश को पता चल जाएगा कितने लोग उस बिल का अपोज किया था। जब इनको पता चला तो मुझे लगता है कि पहली बार किसी जेपीसी में नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। नॉन स्टेक होल्डर्स जिसको वक्फ से कुछ लेना देना नहीं है, ना वो दान दे सकता है, ना उसका मेंबर बन सकता है, जिसको वक्फ के बारे में पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, और कुछ ऐसे थे एक्सट्रीमली कम्युनल स्टेटमेंट्स आके वहां पे दे रहे थे। तो ये माहौल क्रिएट करने के लिए, बिल के फेवर में सपोर्ट ड्रम अप करने के लिए जेपीसी में लोगों को बुलाया गया था। आज ये बार बार ये कह रहे हैं कि जेपीसी के रिकमेंडेशन